नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी वाली घटना हो गई, सलमान खान को धमकियों की खबरें आ रही है और इन सब के बीच महाराष्ट्र चुनाव चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस देश में राष्ट्रपति और राज्यपालों को छोड़कर किसी से भी पुलिस या न्यायपालिका पूछताछ कर सकती है, उस देश में राष्ट्रपति या राज्यपालों के अलावा एक और वीवीआईपी है जिससे पूछताछ करने में मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को दिक्कतें आ रही है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। कहा जा रहा है कि अभी तक परमिशन नहीं मिली है साबरमती जेल जाने की। क्यों नहीं मिली है? कानून तो यही कहता है कि 268 जो सीआरपीसी का है, उसके मुताबिक किसी राज्य से बाहर ले जाने की परमिशन नहीं है, पूछताछ करने पर रोक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन रोका क्यों जा रहा है? परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर कौन से राज खुल जाएंगे? इस देश में वीवीआईपी की कैटेगरी में एक नया वीवीआईपी नाम तो नहीं जुड़ गया? और कौन सी ताकतें हैं जो उससे पूछताछ करने से रोक रही है? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने पत्रकार। चाहे राजनीति हो, चाहे अंडरवर्ल्ड हो, चाहे माया नगरी का व्यवसाय हो, इन सब पर बेहद गहरी पकड़ रखने वाले जितेंद्र दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। तबीयत थोड़ी आज नासाज है, दर्शकों से माफी चाहूंगा। ये बताइए कि क्या हालात हैं जिन हालात में इस तरह की खबरें चारों तरफ है, लेकिन एक व्यक्ति उस राज्य की जेल में है जिससे पूछताछ नहीं हो पा रही है। उसी राज्य के मुख्यमंत्री से 14 घंटे तक पूछताछ हुई 2002 की घटना को लेकर। उसी राज्य के गृह मंत्री रह चुके व्यक्ति से पूछताछ हुई। तमाम बड़े लोगों से इस देश में पूछताछ होती रहती है। इन सब लोगों से बड़ा और इन सब लोगों से ज्यादा बड़ा वीवीआईपी क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर एक के बाद एक कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं, हत्या की कोशिश के, एक्सटॉर्शन के, स्मगलिंग के, टेरर फंडिंग के, उसके साथ देश की तमाम एजेंसियां, तमाम पुलिस फोर्स पूछताछ ही नहीं कर पा रही हैं। मैं मुंबई में हूं और मैं बात करता हूं मुंबई के मामले की। देखिए, पिछले साल सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। उस फायरिंग में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पुलिस की नजर में एक आरोपी है, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं की है। मुंबई पुलिस की टीम का आमना सामना नहीं हुआ है। अब इस साल इसी हफ्ते एक दूसरी बड़ी वारदात हो गई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। हालांकि इस मामले में अब तक आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन जो सलमान वाला मामला है उसमें मुंबई पुलिस पूछताछ करना चाहती है लॉरेंस बिश्नोई से। लेकिन एक सेक्शन के तहत लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में रखा गया है। वो सेक्शन है सीआरपीसी का 268 सब सेक्शन 1 जी। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस सेक्शन के तहत, इस कानून के तहत जो है आदेश पारित किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती की जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आमतौर पर होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी आरोप में पकड़ा जाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 267 के तहत उसको अदालत में पेश किया जाना होता है, लेकिन उसका अगला ही ये सेक्शन है जो कि इस बात पर रोक लगाता है, एक अधिकार देता है राज्य सरकारों को, गृह मंत्रालय को, कि वो उसके मूवमेंट पर रोक लगाए। ये 2-3 कारण होते हैं जिसके आधार पर मूवमेंट पर रोक लगाई जाती है। एक बड़ा कारण ये होता है कि नेचर ऑफ ऑफेंस, किस तरह के गंभीर गुनाह जो है उसके खिलाफ दाखिल किए गए हैं। दूसरा ये कि अगर उसको मूव किया जाता है तो क्या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्रिएट होगी। और तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट के और भी कारण हो सकते हैं, उनको आधार बनाकर जो है मूवमेंट रोका जा सकता है। तो 2023 में एक साल के लिए, अगस्त 2023 में एक साल के लिए एमएचए ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई को जो है
साबरमती जेल से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। इसके बाद इसी साल अगस्त में उस ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया और 1 साल के लिए। तो कुल मिलाकर मुंबई पुलिस अगर इसकी कस्टडी लेना चाहे तो नहीं ले सकती है। अब दूसरा सवाल आता है, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई नहीं लाया जा सकता, मुंबई पुलिस के हवालात में उसको नहीं रखा जा सकता, तो क्या मुंबई पुलिस की टीम जेल में जाकर पूछताछ नहीं कर सकती? कई मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस की टीम जो है, जांच एजेंसी की टीम जेल में जाकर पूछताछ करती है। हमने छोटा राजन के केस में देखा कि छोटा राजन 70 केसों में मुंबई के सीबीआई का आरोपी है, और इन तमाम मामलों में सीबीआई की जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं वो तिहाड़ जेल में जाती हैं जहां छोटा राजन को रखा गया है, वहां पर उससे पूछताछ करती हैं, उसका बयान लेती हैं और फिर उसके बाद में आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के मामले में ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इसमें विचित्र बात यह है कि देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि एक राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, दूसरे राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो इनके आपसी तालमेल या राजनीतिक कारणों से कई बार इस तरह की दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहां मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में कोई शख्स जो कि महाराष्ट्र में अपराध करने के मामले में वांटेड है, उससे महाराष्ट्र पुलिस ही पूछताछ नहीं कर सकती, जबकि वो पड़ोसी राज्य में है जहां पर बीजेपी की ही सरकार है। जी, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जितेंद्र जी, क्योंकि आप देखिए, बहुत सामान्य सी चीज है कि ये कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें गृह मंत्रालय को यह आदेश जारी करना पड़ा कि साबरमती जेल से बाहर नहीं ले जा सकते। इस तरह की बातें, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो रहे हैं? अमेरिका के साथ हालत देखिए, कनाडा के साथ की स्थितियों को देखिए। क्या लग रहा है आपको कि इतना बड़ा वीवीआईपी क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें तो उस आरोप को बल मिल रहा है, जैसा कि कनाडा की पुलिस ने, अगर इस तरह का संरक्षण अगर लॉरेंस बिश्नोई को मिल रहा है कि दूसरे राज्यों की पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती आपराधिक मामलों में, और साबरमती में वो रह रहा है और उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जेल में बैठे बैठे अपना गिरोह चला रहा है, बाहर लोगों की हत्या करवा रहा है, और बाहर की पुलिस उससे पूछताछ तक नहीं कर सकती, उसके आमना सामना भी नहीं कर सकती है, तो ऐसे में तो उन आरोपों को बल मिलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, लॉरेंस बिश्नोई जो है सरकार का आदमी बन गया है, यह सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है, इस जैसे आरोप सरकार पर लगेंगे और उनको इस तरह के ऑर्डर से बल मिलेगा। कायदे से तो होना यह चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस कई बार खत लिख चुकी है एमएचए को कि पूछताछ के लिए सौंपा जाए, और इस ऑर्डर को हटा लेना चाहिए, और जहां जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एक एक करके ट्रांसफर वारंट के तहत वहां वहां की पुलिस जो है उसकी कस्टडी ले, उससे पूछताछ करे। जितेंद्र जी, आपने तो वो दौर देखा है जब मोस्ट वांटेड कसाब को लेकर मुंबई पुणे के बीच कितनी विजिट होती थी, कितना टू एंड फ्रो मूवमेंट होता था, कभी अरवड़ा जेल से मुंबई, मुंबई से अरवड़ा जेल, पूरी सिक्योरिटी चलती थी, और यहां तो सिर्फ जाके जेल के अंदर पूछताछ करनी है। समस्या क्या है ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब हरियाणा में जिसके ऊपर कई चार्जेज हैं, चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में कहें तो गुजरात की जेल शिफ्ट करने के पीछे का मकसद क्या था? देखिए, कई राज्यों में, गुजरात में भी जो है उसके खिलाफ मामले हैं, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में भी मामले हो गए हैं, कई राज्यों में उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अब गुजरात में ही, गुजरात की साबरमती जेल में ही क्यों रखा गया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इस जगह को ही क्यों चुना गया। अब यहां पर यह भी तो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो बीजेपी शासित राज्यों में भी अपराधों को अंजाम दे रहा है, और वहां की पुलिस इससे पूछताछ भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में ये जो गोलमाल है, मुझे लगता है कि इस पर सवाल खड़े होंगे, और इसमें सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक आदेश के तहत लॉरेंस बिश्नोई को तमाम जांच एजेंसियों से इनएक्सेसिबल बनाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा एक आदेश जो है, मैं आपको बता दूं कि 2014 में महाराष्ट्र पुलिस ने भी जो है, महाराष्ट्र सरकार ने भी एक आरोपी को लेकर पारित किया था। 26 नवंबर 2008 का जो आतंकी हमला था, उसमें
एक शख्स को डिपोर्ट कर कर लाया गया जो कि हैंडलर था और जो महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला था, और जब 26/11 का हमला हो रहा था तो उस दौरान ये कराची के पास बनाए गए कंट्रोल रूम में था। इसका नाम है जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल। तो इसको भी जेल में रखा गया है और इसके सिलसिले में भी इसी तरह का एक ऑर्डर पारित किया गया है कि इसी सेक्शन के तहत, सीआरपीसी सेक्शन 268 सबसेक्शन 1 के तहत, कि इसको किसी दूसरी इसको अदालत नहीं ले जाया जाएगा, इसको जेल से बाहर ही नहीं ले जाया जाएगा। हालांकि इसने कोर्ट में चैलेंज भी किया कि मुझे अदालत में पेश होना है, मुझे अदालत में पेश कीजिए, मैं इस जेल की चारदीवारी में हमेशा मुझे रखा गया है, लेकिन मैं अदालत में जाना चाहता हूं। तो अदालत ने भी उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया। तो इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन जबीउद्दीन अंसारी का मामला अलग था। लेकिन यहां पर हम लॉरेंस बिश्नोई का देख रहे हैं। जबीउद्दीन अंसारी जेल के भीतर कैद है, उसके ऊपर यह आरोप नहीं लग रहा है कि वो जेल में बैठकर अब बाकी जगहों पर शूटआउट को अंजाम दे रहा है, एक्सटॉर्शन करवा रहा है, वीडियो कॉल्स कर रहा है, फोन पर अपने शूटरों से बात कर रहा है या किसी को धमकी दे रहा है। ऐसे तो आरोप जबीउद्दीन अंसारी के पास नहीं लगे हैं ना। जितेंद्र जी, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, और न्यायपालिका के सामने सारी चीजें हैं, और मामला गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का कहीं ना बन जाए, क्योंकि पहले से आपको पता है किन परिस्थितियों में मुंबई स्टेट का विभाजन हुआ, क्या घटनाएं हुई, एक स्मारक तक है मुंबई में, और किस तरीके से कथित रूप से गुजरात लॉबी के सहयोग से वाया सूरत गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार गिराई गई। वो एक अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। बीजेपी के शीर्ष पर गुजरात लॉबी काबिज है, देश के शीर्ष पर गुजरात लॉबी काबिज है। महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट उठकर गुजरात चले गए, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप वाला मामला भी आपको पता है। और उस परिस्थिति में बाबा सिद्दीकी और सलमान वाली घटना, और इन सब के बीच चुनाव सर पर आचार संहिता लग गई। तो जनमत के बीच किस तरह का असर जा रहा है? देखिए, जो गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र वाला मामला आप जो कह रहे हैं, वो इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि लागू होगा, क्योंकि वो तब लागू होता जब गुजरात में बीजेपी की सरकार होती और महाराष्ट्र में किसी और पार्टी की सरकार होती। लेकिन महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, जो महायुति की सरकार है, उसमें सबसे बड़ा घटक दल जो है वो बीजेपी है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। जो विरोधी पार्टियां हैं, जो महाविकास आघाड़ी है, वो मैंने जनता के बीच कहा, सरकारों के बीच नहीं, जनता के बीच। जनता के बीच तो देखिए, अब जब जनता के सामने, जनता की ओर से इस तरह से हो सकता है सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की बातें कर रहे हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस बात को जरूर उठाया गया है। गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और जो राज ठाकरे की पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये बार बार आरोप लगाते आई है कि ये जो सरकार है महाराष्ट्र की, ये अपने यहाँ के प्रोजेक्ट्स को गुजरात जाने दे रही है और सारा कुछ जो है गुजरात के हित को देखते हुए हो रहा है। तो जरूर जो विरोधी पार्टियां हैं वो जरूर महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात की बात कर रही हैं। लेकिन अगर हम लीगली इसको देखें या फिर मौजूदा जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि दोनों ही जगहों पर बीजेपी का शासन है और सरकारों के तौर पर जो है इनके बीच में टकराव नहीं दिख रहा है। सरकारों के तौर पर टकराव नहीं, लेकिन हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई में बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ, टाला गया, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब बहुत बेशर्मी के साथ इस देश में राजीव कुमार के आयोग ने कहा, न्यायालय में कहा कि पुणे का बाई इलेक्शन वो भूल गई थी, लोकसभा का चुनाव आयोग भूल जाता है। उसके बाद देखें ईडी, इनके क्या नाम है जो अजीत पवार के साथ गए हैं, छगन भुजबल, उनकी फाइल भूल जाती है। बिल्कुल। और ये सारी घटनाएं होती है और इन सब के बीच ये मामला सामने आ जाता है जिसका भी एक गुजरात कनेक्शन निकलता है, साबरमती जेल, और वीडियो कॉल और सारी बातें आ रही है। तो कम से कम मुंबई महानगर के चुनाव पर, वहां के लोगों के ऊपर ये कितना बड़ा मुद्दा है। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मौजूदा दौर में जो निजाम है उसकी सबसे बड़ी खासियत कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग है। कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश मुंबई में कितनी एक कामयाब है या महाराष्ट्र में कितनी कामयाब है, और इसमें एक सांप्रदायिक एंगल भी देने की कोशिश देश के दूसरे हिस्सों में होती है, महाराष्ट्र में वो कितनी कामयाब है? देखिए अभिषेक जी, यहां पर जो मुझे लगता है जो सीधे तौर पर जो इश्यू जनता को बॉदर करना चाहिए, जो जनता को परेशान कर सकता है, वो मुद्दा इस पूरे मामले से यह है जिसकी आशंका नजर आ रही है कि मुंबई में जो एक अंडरवर्ल्ड का वैक्यूम क्रिएट हुआ था,
जो बीते करीब 1.5 दशक से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो एक खालीपन मौजूद था, वो मुझे लगता है कि वो अब खत्म हो रहा है और उसी का फायदा लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि दाऊद इब्राहिम का गिरोह, जी मैं रोकूंगा आपको। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह उठाने की कोशिश कर रहा है, उसका फायदा उस वैक्यूम का, या उसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो उसे मोहरा बना करके इस्तेमाल कर रही हैं, वो उठाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल यहां पर आप जो सवाल रेस कर रहे हैं उस आशंका से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता कि लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है, उसका जो भी मतलब हर अंडरवर्ल्ड गैंग का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, तो वो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि गैंगस्टरों का इस्तेमाल सरकारों ने किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है, राज्य सरकारों ने भी किया है, अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए। तो यहां पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि भाई खास करके विपक्षी पार्टियां अब धीरे धीरे इसको बड़े ही आक्रामक तरीके से इस बात को उठा रही हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, क्या सरकार लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रही है किसी को टारगेट करने के लिए। लेकिन यहां पर अभिषेक जी, मेरे मन में यह भी सवाल आता है कि बाबा सिद्दीकी ये भले ही साल भर पहले तक जो है विपक्षी पार्टी में थे, महाविकास आघाड़ी में थे, कांग्रेस में थे, अब तो सत्ताधारी पार्टी में आ गए। अजीत पवार की एनसीपी, वो तो महायुति की सदस्य है, उसका घटक दल है, उसके साथ में थे वो। दूसरी तरफ मैं सलमान खान की भी बात करूंगा। सलमान खान भी जो है, उन्होंने भी मोदी के समर्थन में, आपको याद होगा, प्रचार किया था गुजरात में जाकर। सलमान खान के जो पिता सलीम खान हैं, वो बीच में बीजेपी की उर्दू विंग के मुखिया नियुक्त हुए थे, उससे जुड़ गए थे। तो ये परिवार जो है बीजेपी के करीब भी रहा है, मोदी के करीब भी रहा है, इनके अच्छे संबंध रहे हैं। और ऐसे में एक आरोपी जो कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो फिर ऐसे लोगों को क्यों टारगेट कर रहा है? यही सवाल है जितेंद्र जी। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मुंबई में कौन क्या चाहता है, कौन किसके पीछे खड़ा है। मुंबई में पानी की तरह पैसा बहता है। 20 लाख पॉपुलेशन वाला पुणे पिछले 2 दशकों में 1 करोड़ पॉपुलेशन वाले शहर में तब्दील हो गया। नवी मुंबई बस रहा है और इन सब में अथाह पैसा जनरेट होना है, पैसा बहना है। हम लोगों ने जब होश संभाला, महाराष्ट्र को समझना शुरू किया, तो लवासा सिटी के कॉन्सेप्ट और उसके पीछे के कथित भ्रष्टाचार को लेकर यूपीए की अंदरूनी लड़ाई को देखा। 2 शीर्ष नेताओं के बीच, यूपीए के नाम लेना उचित नहीं है, कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सैबोटाज किया जाए, इस कोशिश की भेंट चढ़ गया वो प्रोजेक्ट। और आज की परिस्थिति देखी जा रही है कि प्रोजेक्ट पर भी हिस्सेदारी, पैसे में भी हिस्सेदारी, मुंबई को कमजोर करके गिफ्ट सिटी अहमदाबाद को मजबूत करने के आरोप, और इन सब के बीच अंडरवर्ल्ड में भी हिस्सेदारी। क्या ये वही खेल है कि मणिपुर में जहां एक प्रतिबंधित पदार्थ का जहां उत्पादन होता है, जिस इलाके में, उस इलाके को मणिपुर के डिस्टर्बेंस से उसकी डेमोग्राफी को बदलने का भी आरोप लगा था, क्योंकि वहां भी एक लॉबी को अपना वर्चस्व चाहिए था। अर्जुन अरातुंगा जो श्रीलंका के क्रिकेट कप्तान है, वो सीधे सीधे आरोप लगा चुके हैं, पूर्व कप्तान है श्रीलंका के, कि भारत सरकार के एक प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है क्रिकेट को बर्बाद करने में। ये हो क्या रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र चुनाव, बाबा सिद्दीकी कांड और निशाने पर सलमान खान। निशाने पर दरअसल सलमान खान नहीं, इसके पीछे कई सारे दूसरे मोटिव हो सकते हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है जितेंद्र जी ही लेकर के आएंगे सारी परिस्थितियों को। इनका एक इतिहास रहा है खोजी पत्रकारिता का, और मुंबई की पत्रकारिता की जब बात होती है तो पहला नाम, जैसे मुंबई में वकीलों की बात होती है तो बचपन से हम लोग देखते आ गए उज्जवल निकम, कुछ भी हो जाए उज्जवल निकम। और जब टेलीविजन चैनलों को देखते थे तो जितेंद्र दीक्षित। अब जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, और जितेंद्र जी से आगे भी जिस मामले में जो भी खुलासा होगा, बिल्कुल हम जरूर जितेंद्र जी को बुलाएंगे, दर्शकों के सामने लाएंगे। आज जो सवाल इन्होंने उठाए बेहद गंभीर है। देखते जाइए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरह तीसरा वीवीआईपी, बिना संवैधानिक दर्जे का वीवीआईपी, आगे और कौन कौन से वीवीआईपी का दर्जा प्राप्त करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने समय निकाला। नमस्कार। धन्यवाद अभिषेक जी।